हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों यूपी पीसीएस जे मेन एग्जामिनेशन से रिलेटेड मैं आंसर फ्रेमिंग आप लोगों के लिए करके कंटिन्यूअसली लेकर के आ रहा हूं। साथियों उसी को ध्यान में रखते हुए आज इंडियन एविडेंस एक्ट का मैंने आंसर फ्रेम किया है, जो कि आपके पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसी आंसर को मैं यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करूंगा कि कौन कौन सा आंसर आज मैंने फ्रेम किया है। साथियों ये जो भी सेशन मैं करा रहा हूँ आपके मेन एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए ही करा रहा हूँ, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस किया है और उसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैं ये सेशन लेकर के आ रहा हूँ। साथियों एक इन्फॉर्मेशन और आपको शेयर करना चाहता हूँ, ये जो भी सेशन मैं लेकर के आ रहा हूँ ये सेशन आपका अभी हिंदी में है और ये इसका इंडियन एविडेंस एक्ट का ये मेरा छठा सेशन है। साथियों मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता देना चाहता हूँ कि ये इंडियन एविडेंस एक्ट का हमारा 6 नंबर का पार्ट है। 5 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपने इसी यूट्यूब चैनल पे करा रखा है। अगर आपने उसको वॉच नहीं किया साथियों तो आप जरूर वॉच करिएगा। जो भी मैं आंसर कराता हूं साथियों वो मैं यूपीएससी के फॉर्मेट पे ही कराता हूं, क्योंकि आप सभी को जब मेन एग्जामिनेशन में आप पहुंचेंगे तो आपको ऐसा ही यूपीएससी का फॉर्मेट मिलेगा और इसी यूपीएससी के फॉर्मेट पे आपको आंसर को अपने फ्रेम करना रहेगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए बिना देर के इसको स्टार्ट करते हैं। यह है यूपी पीसीएस जे मेन एग्जामिनेशन के लिए आंसर राइटिंग सेशन है। और जो साथियों मैं बात कर रहा हूं ये पेपर सेकंड आपका होता है। लॉ का जो पेपर सेकंड होता है उसी लॉ का ये पेपर सेकंड आपका है, जिसमें आज हम बात करेंगे साक्ष्य विधि मीन्स की एविडेंस एक्ट के क्वेश्चंस के बारे में और साथ साथ इसके आंसर के बारे में भी, कौन कौन सा आंसर आप बना सकते हैं। तो पहले साथियों यहाँ पे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन जो हमने एनालिसिस किया है अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो मैंने क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, देखिए कह रहा विशेषज्ञ कौन है। भाई जब हम बात करते हैं एक्सपर्ट की तो एक्सपर्ट किसको माना जाता है, विशेषज्ञ कौन है। कब विशेषज्ञ का मत सुसंगत होता है, ऐसे मत के साक्ष्य में कितना मूल्य है। जो इस प्रकार का जो साक्ष्य दिया जाता है, जो एविडेंस दिया जाता है एविडेंस एक्ट में, वो कितना रेलिवेंट होता है, उसी के रेलिवेंसी के बारे में बात कर रहा है। अब कर रहा है इंग्लिश में क्वेश्चन, हु इज एन एक्सपर्ट। एक्सपर्ट कौन होता है। व्हेन इज द ओपिनियन ऑफ एन एक्सपर्ट रेलिवेंट। कब उसका ओपिनियन रेलिवेंट होता है, जब किसी एक्सपर्ट के द्वारा, जो साइंस में एक्सपर्ट होता है, जो लिटरेचर में एक्सपर्ट होता है, जो हैंड राइटिंग में एक्सपर्ट होता है, अगर उनके द्वारा किसी भी प्रकार का अगर कोई भी एविडेंस प्रूफ प्रोवाइड किया जाता है तो कितना रेलिवेंट होता है, कितना माना जाता है कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये बन रहा है। पहले तो आप क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन आपके साथ साथ बनेंगे कैसे। इसी क्वेश्चन को साथियों और करके यहाँ पे मैंने दिया है। देखिए कह रहा है विशेषज्ञ कौन होता है, कब और किन अवस्थाओं में विशेषज्ञ की राय सुसंगत होती है। इस टाइप्स के भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बने हैं कि कौन विशेषज्ञ होता है और किन किन अवस्थाओं में विशेषज्ञों की राय जो होती है वो सुसंगत होती है, मीन्स की रेलिवेंट मानी जाती है। साथियों आप सभी को पता है कि जब आप रेलिवेंसी की बात करते हो तो सेक्शन नंबर 5 से लेकर के 55 के बीच में जो भी बातें आती हैं उसको रेलिवेंट मानी जाती है, कि कहीं ना कहीं ये फिट हो जाता है सेक्शन नंबर 5 से लेकर के सेक्शन नंबर 55 के बीच, तो ये रेलिवेंट माना जाता है। उसी रेलिवेंसी की बात यहाँ पे की जा रही है। कह रहा है हु इज एन एक्सपर्ट। सबसे तो पहले क्वेश्चन कर रहा है कौन एक्सपर्ट होता है। When and in what cases the opinion of an expert is relevant। किस केस में और किस ओपिनियन के लिए जो एक्सपर्ट का ओपिनियन होता है वो रेलिवेंट होता है कोर्ट ऑफ लॉ में। सेकंड, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट इसी टाइप का कौन सा क्वेश्चन बन रहा है साथियों, क्वेश्चन बन रहा है विशेषज्ञों की राय से संबंधित विधि की विवेचना कीजिए। ऐसे राय का क्या महत्व होता है, विवेचना कीजिए। ये जो एक्सपर्ट लोगों के द्वारा जो भी राय दिया जाता है कोर्ट ऑफ लॉ में जा करके, मीन्स कि किसी भी चीज़ को प्रूफ करने के लिए, इनसे क्या मतलब होता है, इनका क्या रेलिवेंसी होता है, इसी के बारे में आपको महत्व बताना है कि हाँ इस प्रकार के एविडेंसेस को कोर्ट ऑफ लॉ अगर मानती है, अगर ग्राह्य करती है तो किस प्रकार से क्या राय अपना बना सकती है। देखिए क्वेश्चन देखिए इंग्लिश में कह रहा है डिस्कस द लॉ रिलेटिंग टू द एक्सपर्ट ओपिनियन। एक्सपर्ट का जो ओपिनियन होता है उनके अकॉर्डिंग क्या करता है कोर्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सच ओपिनियन। इस टाइप का जो ओपिनियन कोर्ट में फ्रेम किया जाता है एक्सपर्ट के द्वारा, इनकी क्या वैल्यू होता है, इसी के बारे में हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। तो दोस्तों इसके आंसर को आप देखिए, आंसर में क्या कह रहा है, आंसर को हम यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करने जा रहे हैं। इसके सपोर्ट में साथियों आंसर कह रहा है कि विशेषज्ञ एक्सपर्ट जो होता है उसे कहते हैं जिसने ज्ञान की किसी विशेष शाखा का अध्ययन किया। अब एक्सपर्ट किसको कह सकते हैं, जो किसी फील्ड, ऐसे फील्ड में है जिसने विशेष ज्ञान अर्जित किया है। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि एक इंजीनियर है, अगर इंजीनियर के द्वारा बताया जा रहा है तो क्या इंजीनियर जो होता है अपने फील्ड में क्या होता है, एक्सपर्ट होता है। डॉक्टर के द्वारा अगर कोई बात बताई जाती है, अगर कोर्ट ऑफ लॉ में उनको बुलाया जाता है और उनसे किसी भी चीज़ के बारे में बात पूछी जाती है तो वो क्या होता है, वो अपने बारे में क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। तो वो क्या करते हैं, किसी विशेष शाखा का अध्ययन किया हो और अनुभव द्वारा उसमें कुशलता प्राप्त हो जाए। मीन्स कि अगर उनके काफ़ी प्रैक्टिस करने के बाद उसमें क्या हो जा रहा है, उनके अंदर कुशलता
निखर करके आ जाता है। मीन्स कि वो चीज़ों को करते करते वो सीख गए, वो समझ गए। जो व्यक्ति ज्ञान विज्ञान की किसी विशेष शाखा से खास रखकर कुशल हो, उसका वह उस विषय का विशेषज्ञ हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक स्टूडेंट हैं और आपके टीचर के द्वारा रोज आपके कॉपी को क्या किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है। तो आपका टीचर भी आपके आंसर को क्या करता है, डेली देख करके पहचान जाता है, अच्छा ये आपके द्वारा लिखा गया है। मीन्स कि अगर पिछले 1 साल से आपके टीचर के द्वारा आपकी कॉपी को डेली देखा जाता है, तो क्या कोर्ट ऑफ लॉ में टीचर जो हैं वो जा करके गवाही दे सकते हैं कि हाँ ये इसी स्टूडेंट का कॉपी है? बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि वो आपके कॉपी को साल भर से देख रहे हैं। और वो किस तरह से बता सकते हैं? क्योंकि उन्होंने साल भर से ऑब्जर्व किया और उनके अंदर ये कुशलता आ गई है। क्योंकि वो काफ़ी बच्चों का नोटबुक्स चेक करते हैं स्कूल में, तो उनको पता है कि हाँ ये बच्चा इस तरह से लिखता है, ये बच्चा इस तरह से लिख सकता है। तो उनको भी क्या माना जाएगा, एट द टाइम वहाँ पे विशेषज्ञ माना जाएगा, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट माना जाएगा, हैंड राइटिंग विशेषज्ञ माना जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसी क्वेश्चन में कैसे आप आंसर फ्रेम करेंगे। सामान्य नियम तो यह है कि साक्षी किसी तथ्य के बारे में जो कुछ जानता है वह कथन करे। जो कुछ वो जान रहा है उसके बारे में क्या करता है, साक्षी का ये मानना है कि उसको कथन करना चाहिए। किसी तथ्य पर राय देने का काम साक्षी का नहीं होता है। जो राय देने की अगर बात आती है तो राय कोई साक्षी जो आता है, जो गवाह बन करके आता है, जो अपना कहता है कि मैं विटनेस हूं, वो अपना राय नहीं दे सकता है। राय सिर्फ कौन दे सकता है, जब कोर्ट ऑफ लॉ को लगता है कि मुझे ओपिनियन की ज़रूरत है, तो कोर्ट ऑफ लॉ क्या करता है, लोगों को कॉल करता है, उस फील्ड के एक्सपर्ट्स को कॉल करता है, और एक्सपर्ट को कॉल करने के बाद वो क्या करता है, उनसे उनकी राय मांगता है। साक्षी, ये जो गवाह हैं, भाई साहब आए हैं, इनसे राय नहीं कॉल करता है। इसलिए राय नहीं कॉल करता है क्योंकि आप तो विटनेस हैं, आप तो कभी भी हॉस्टाइल हो सकते हैं, आप तो कभी भी पलट सकते हैं, आप तो पलटू राम हैं। लेकिन कभी भी अगर कोर्ट ऑफ लॉ को अगर एविडेंस चाहिए, अगर किसी भी चीज़ पे राय बनानी होती है, तो वो एक्सपर्ट्स को कॉल करता है। और कोर्ट ऑफ लॉ एक्सपर्ट को कॉल करने के बाद अगर एक्सपर्ट के द्वारा कोई बात कही जा रही है तो उसको मानने के लिए भी कोर्ट ऑफ लॉ तैयार नहीं है। मीन्स कि ये कोर्ट ऑफ लॉ बाउंडेड नहीं है कि एक्सपर्ट जो कह रहा है वो बात सही ही कह रहा है। अब ये कोर्ट के डिस्क्रिशनरी पावर पे बेस्ड है, परंतु कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जिन पर राय लेना जरूरी हो जाता है। कुछ ऐसे मामले होते हैं जिन पर राय भी लेना जरूरी हो जाता है। और मैं आपको ये भी बात बता दे रहा हूँ कि सभी राय को कोर्ट ऑफ लॉ मानने के लिए बाध्य भी नहीं होता है। ऐसा नहीं कि किसी एक्सपर्ट ने आया और राय दे दिया कि नहीं साहब ये डेफिनेटली 100% है और कोर्ट उस बात को मान ले, ये भी नहीं होता है। इसलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में यह उपबंधित किया गया है कि विशेषज्ञ विषयों पर अन्य व्यक्तियों की राय को भी साक्ष्य में ग्रहण किया जा सकेगा। मतलब कि किसी के भी राय को एज एविडेंस ग्रहण किया जा सकता है अगर कोर्ट ऑफ लॉ को वो रेलेवेंट लगता है। तो रेलेवेंसी की अगर बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 5 से लेकर के 55 आपको बार बार यहाँ पे मैं याद दिलाता रहूंगा। आगे देखिए, कह रहा है विशेषज्ञों की राय की ग्राह्यता के संबंध में आधारभूत सिद्धांत यह है कि जिस विषय पर विशेषज्ञ की राय ली जा सकती है, मीन्स कि अगर किसी भी टॉपिक पे अगर किसी भी एक्सपर्ट की हम लोग ओपिनियन लेते हैं तो वो जो ओपिनियन फ्रेम करता है उस पर उसका ज्ञान, जो उसका नॉलेज होता है, अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा ऊंचा या अधिक है। इसलिए विशेषज्ञ हम उसको मानते हैं क्योंकि वो उसके द्वारा डेली वो कार्य किया जा रहा है। जैसे मैंने टीचर और स्टूडेंट का बताया है ना कि टीचर का काम क्या है, डेली बच्चों की कॉपियों को जांच करना है, मीन्स कि उनके कॉपियों को चेक करना है। तो उनको एज ए आइडिया फ्रेम हो जाता है कि हाँ क्लास में अगर 20 बच्चे हैं तो इस बच्चे के द्वारा सबसे गंदा किस बच्चे के द्वारा लिखा जाता है। अगर टीचर से आप रैंडमली भी पूछेंगे तो वो बता देगा नाम कि हाँ इस बच्चे के द्वारा क्या किया जाता है, गंदा हैंड राइटिंग में लिखा जाता है। तो वो क्या हो जाता है, वो एट द टाइम वो क्या हो जाता है, उस फील्ड का एक्सपर्ट हो जाता है, क्योंकि उसने अध्ययन में तो तथा अनुभव से समय लगाया है। क्योंकि उन्होंने साल भर से, पिछले 2 सालों से उसके कॉपी को क्या किया है, ऑब्जर्व किया है, और जानते हैं कि इस बच्चे का कॉपी आएगा तो जांच करने में हमको आधा घंटा लग जाएगा, क्योंकि वो इतना गंदा लिखता है, इतना गंदा लिखता है। इसीलिए वो उस बच्चे के लिए क्या हो जा रहा है, एज अ एक्सपर्ट मास्टर साहब हो जा रहा है। अब आगे देखिए साथियों, उच्चतम न्यायालय ने किशन सिंह बनाम A.L. सिंह के वाद में गूंगे और बहरों के स्कूल के प्रधानाचार्य को विशेषज्ञ के रूप में स्वीकार करते हुए उसके प्रमाण पत्र को मान्य किया। कौन सा केस है यहाँ पे, किशन सिंह बनाम A.L. सिंह का। इस प्रकार से जब आप मेन एग्जामिनेशन में आंसर फ्रेम करेंगे तो बीच बीच में आप केस लॉ डालते रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि जब यूपी पीसीएस जे हम लोग देते हैं, यूपी का मेंस एग्जामिनेशन देते हैं, तो साथियों वहाँ पे केस लॉ की डिमांड होती है। अगर आप अपने आंसर के सपोर्ट में केस लॉ लिखते रहेंगे तो मान के चलिए आपका आंसर बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया, प्रधानाचार्य को जो गूंगे और बहरे लोग हैं इनके विषय में क्या माना गया है, इनको एक्सपर्ट माना गया है।
आगे देखिए साथियों, कह रहा है किन मामलों में विशेषज्ञ की राय सुसंगत होती है। ये भी बात आपको बतानी पड़ेगी जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो किस किस मामले में विशेषज्ञों की राय जो होती है वो रेलिवेंट मानी जाती है। तो जो विदेशी विधि होती है इसमें यहाँ पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कोर्ट ऑफ लॉ जो होता है वो राय बना सकता है, मीन्स की एक्सपर्ट की ओपिनियन ले सकता है। कह रहा है जब न्यायालय को किसी विदेशी राष्ट्र की विधि के विषय में राय बनानी हो तो उस विधि के विशेषज्ञ को न्यायालय के समक्ष उस विषय पर राय देने हेतु बुलाया जा सकता है। कब हो सकता है, ये किसी साक्षी के द्वारा, किसी विटनेस के द्वारा नहीं दिया जा सकता है। क्या चीज़ नहीं दिया जा सकता, ओपिनियन नहीं फ्रेम किया जा सकता। ओपिनियन कौन दे सकता है, कोई एक्सपर्ट होता है। और कब दे सकता है वो भी ओपिनियन, जब कोर्ट ऑफ लॉ को ज़रूरत होती है, जब कोर्ट ऑफ लॉ उनको कॉल करता है, तब वो क्या कर सकते हैं, अपना ओपिनियन कोर्ट में जा करके बस ओपिनियन दे सकते हैं, ओपिनियन फ्रेम कर सकते हैं। ये भी नहीं कहेंगे कि नहीं माय लॉर्ड आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। वो माय लॉर्ड के, वो जस्टिस के डिस्क्रिशनरी पावर पे होता है कि वो आपके ओपिनियन को मानने के लिए तैयार है कि नहीं। अगर उसको रेलिवेंट लगेगा तो वो मानेंगे जज साहब, अगर नहीं रेलिवेंट लगेगा तो आपके ओपिनियन को भी वो नहीं मानेंगे। नेक्स्ट बात कर रहे हैं विज्ञान या कला का भी आप क्या दे सकते हैं, ओपिनियन दे सकते हैं। ओपिनियन की अगर बात करते हैं, जब न्यायालय को कला या विज्ञान विषय पर राय बनानी होती है तो उस विषय पर विशेषज्ञ कुशल व्यक्तियों की राय सुसंगत तथ्य है। जो कुशल व्यक्ति होता है, जो उसमें काम कर करके, जो विज्ञान और कला में जो काम करके वो अपनी कुशलता, एक मीन्स की एक अपने अंदर एक कौशल डेवलप कर लिया है, अगर वो है तो उनको क्या माना जाएगा, वो यहाँ पे सुसंगत माना जाएगा, उसको रेलिवेंट माना जाएगा। वो कब, ओपिनियन जब फ्रेम किया जाता है तब। अब हस्तलेख की बात आती है साथियों, जब न्यायालय को लिखावट के विषय में राय बनानी होती है। लगातार मैं आपको लिखावट का एग्जाम्पल दे रहा हूं जो मास्टर और स्टूडेंट का है। तो विशेषज्ञों की राय ग्राह्य होती है। तो यहाँ पे जो विशेषज्ञों की राय होती है वो क्या हो जाती है, वो एडमिसेबल हो जाती है। अगर इस टाइप का अगर एडमिसेबल चाहिए तो, अगर इस प्रकार का ओपिनियन चाहिए तो किस में, हस्तलेख में। परंतु इस संदर्भ में विशेषज्ञ की राय कमजोर मानी जाती है। इस टाइप का जो राय होता है, ये राय क्या होता है, ये राय को कमजोर माना जाता है। राय का मतलब क्या होता है, ये जो ओपिनियन होता है, इस टाइप के ओपिनियन को कमजोर ओपिनियन माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, अंगुली चिन्हों का जो एक्सपर्ट होता है, मीन्स की जो फिंगर इंप्रेशन का देख करके बता सकता है कि हाँ ये किसका फिंगर इंप्रेशन है, तो वो उसके एक्सपर्ट के बारे में देखिए। कह रहा है इस संबंध में विशेषज्ञ की राय हस्तलेख विशेषज्ञ से उच्च मानी जाती है। दीवानी कार्यवाहियों में भी इसका विशेष महत्व होता है। जो सिविल कार्यवाहियाँ होती हैं, जिसमें जैसे हम लोग कोई भी लैंड सेल करते हैं या परचेज करते हैं, तो वहाँ पे अंगूठा भी, थंब इंप्रेशन भी लगवाया जाता है। तो उस कार्यवाहियों में जो भी हम लोग अपना राय देते हैं, मीन्स कि जो भी हम लोग अंगूठा का अपना चिन्ह लगाते हैं, अगर उसमें किसी भी टाइप का अगर हम ओपिनियन मांगते हैं तो वो क्या दिया जाता है, तो वहाँ पर भी इस ओपिनियन का भी क्या किया जाता है, रेलेवेंसी मानी जाती है। अब देखिए अंकीय हस्ताक्षर के बारे में साथियों, ये भी एक प्रकार का आपके लिए ओपिनियन होता है। अंकीय हस्ताक्षर क्या होता है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000, आप सभी लोगों को पता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 आने के बाद के अनुसार जब न्यायालय को किसी व्यक्ति के अंकीय हस्ताक्षर के बारे में राय बनाना हो तो प्रमाणन अधिकारी, जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, जो सर्टिफाई करके देता है कि नहीं ये जो मैंने दिया है ये मेरे द्वारा सर्टिफाई किया गया, उसकी राय को क्या किया जाता है, उसकी राय को यहाँ पे सुसंगत माना जा सकता है। जिसने अंकीय हस्ताक्षर प्रमाण पत्र निर्गत किया है, एक सुसंगत तथ्य यहाँ पे माना जाएगा कि नहीं, जिसने यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर इनका बना करके दिया है, जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, उनसे बुला करके क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि हाँ भाई साहब बता दीजिए कि आपके द्वारा ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी बना करके, आप सर्टिफाइड अथॉरिटी पहले से हैं, आपके द्वारा ये बना करके दिया गया। अगर ये बता देते हैं भाई साहब कि हाँ ये मेरे द्वारा बनाया गया है, तब क्या मान लिया जाएगा, इनको भी विशेषज्ञ की श्रेणी में मान लिया जाएगा। ये किस मामले में है, तो ये जो IT एक्ट, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की आई थी, उसके बारे में बात कर रहा है। आगे इसमें केस लॉ के बारे में देख लीजिए। केस लॉ कह रहा है कृष्णचंद्र सिंह देव बनाम बाबू गणेश प्रसाद भगत के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि विशेषज्ञ की राय किसी बात पर निर्णायक नहीं हो सकती है। आप लोगों को मैं कंटिन्यूसली ये बता रहा हूं कि जो एक्सपर्ट का ओपिनियन होता है वो निर्णायक नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोर्ट ऑफ लॉ में वो एडमिसेबल 100% ही हो जाए, वो डिस्क्रिशनरी पावर पे डिपेंड करता है। और किसके डिस्क्रिशनरी पावर पे, जो ऑनरेबल जजेस बैठे होते हैं, उन्हीं ऑनरेबल जजेस के डिस्क्रिशनरी पावर पे क्या करता है, वो डिपेंड करता है। विशेषज्ञ की राय निम्न आधारों पर अस्वीकार भी किया जा सकता है। जो विशेषज्ञ होते हैं इनके राय को अन्य आधारों पर किस किस आधार पे इनको डिस्क्वालीफाई
डिसक्वालीफाई किया जा सकता है, इनके राय को मानने से इनकार भी कर दिया जा सकता है। अगर राय देने वाला वह राय बनाने के लिए उचित मानसिक दशा में नहीं था तो उसके राय को क्या किया जा सकता है, कोर्ट ऑफ लॉ मानने से मना कर सकती है। सेकंड कह रहा है वह किसी में हितबद्ध था, अगर वो आकर के ओपिनियन फ्रेम कर रहा है उसको भी मना कर सकता है। वो भ्रष्ट आचरण का व्यक्ति था, कौन, जो ओपिनियन देने के लिए आया था वो भ्रष्ट आचरण का व्यक्ति था, उसके भी ओपिनियन को कोर्ट ऑफ लॉ नहीं मानेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, वो अन्य प्रतिकूल राय अभिव्यक्त कर चुका है, उसके भी ओपिनियन को कोर्ट ऑफ लॉ मानने के लिए बाइंडेबल नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा किस प्रकार से जो राय यहाँ पे बनाई जा सकती है उन सभी रायों के बारे में मैंने आपको डिटेल एनालिसिस करके बताया है। तो साथियों इस तरह से अगर आप अपने आंसर फ्रेम करेंगे तो आपके लिए वो बेहतर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए आप कंटिन्यूअसली इस पे बने रहिए। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ये कि किसी व्यक्ति के हस्तलेख को कितने प्रकार से तथा कैसे साबित किया जा सकता है। अब पूछ रहा है कि कितने प्रकार से और कैसे साबित किया जा सकता है, किसको, किसी हस्तलेख से, मीन्स कि ये स्पेसिफिक हो गया, ये हस्तलेख के बारे में पूछ रहा है, मीन्स कि हैंड राइटिंग से रिलेटेड मामले के बारे में ये बात कर रहा है। कह रहा है क्वेश्चन देखिए इंग्लिश में, इन व्हाट वे द हैंड राइटिंग ऑफ अ पर्सन मे बी प्रूव्ड, किस प्रकार से हैंड राइटिंग को हम क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए साथियों हम लोगों ने आपको पहले ही बताया है कि प्राय दीवानी मामला, जिसको हम लोग सिविल नेचर का मामला कहते हैं, उसी सिविल नेचर के मामले में आंसर को देखिए कह रहा है प्राय दीवानी तथा आपराधिक कार्यवाहियों में हस्तलेख की अमान्यता विवादक होती है। मीन्स कि ये नहीं पता चलता है कि ये जो हस्तलेख है ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये क्या होता है, ये विवादक होता है। और इस टाइप के विवादक तथ्यों को साबित करने के लिए हमें डेफिनेटली किसी ना किसी एक्सपर्ट को कॉल करना पड़ता है। किसके द्वारा कॉल किया जाता है एक्सपर्ट को, तो कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा एक्सपर्ट को कॉल किया जाता है। और प्रश्न यह होता है कि अमुक दस्तावेज कथित व्यक्ति द्वारा किसी लिखित या हस्ताक्षरित है या नहीं। ये जो भी बात लिखी गई है, जो भी डॉक्यूमेंट बनाया गया है, इस पे किस प्रकार का हस्ताक्षर है, किस प्रकार का लिखित है, ये कथित रूप से उस व्यक्ति से रेलिवेंट है कि नहीं, उस व्यक्ति से रिलेटेड है कि नहीं, इसी के बारे में हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सपर्ट की ओपिनियंस के बारे में बात करते हैं। आगे देखिए कह रहा है हस्तलेख को साबित करने के लिए ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य एकदम पर्याप्त माना जाता है जो यह कहता है कि उस व्यक्ति के हस्तलेख से परिचित है। अगर कोई भी व्यक्ति कह रहा है, अगर कोई भी मास्टर है, अगर आकर के कह रहा है मैं स्टूडेंट के हैंड रिटन से मैं परिचित हूं, अगर उनके द्वारा आकर के कहा जाता है कोर्ट ऑफ लॉ में, तो उनके एक्सपर्ट को क्या माना जाता है, कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसेबल माना जाता है। इसलिए एडमिसेबल माना जाता है क्योंकि वो बार बार उस बच्चे के हैंड राइटिंग को उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया है, और उसी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया है, अपना ओपिनियन फ्रेम किया है। कहाँ पे, कोर्ट ऑफ लॉ में। कभी भी एक्सपर्ट ओपिनियन की बात आती है तो साथियों तो आप कोर्ट ऑफ लॉ जरूर ये बात लिखेंगे। अब देखिए स्पेसिफिक होकर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। धारा 47 में उल्लेखित किया गया है कि निम्नलिखित व्यक्तियों की राय के द्वारा उल्लेखन को साबित किया जा सकता है। किसको किसको कैसे कैसे साबित किया जा सकता है, देखिए पहला, जिसने उस व्यक्ति को लिखते देखा हो, जो कंटिन्यूअसली लिखते हुए देख रहा है, जान रहा है कि हाँ ये इस बच्चे का हैंड राइटिंग है और इस बच्चे के द्वारा इतना गंदा लिखा जाता है कि इसके हैंड राइटिंग को हम आंख बंद करके भी, सिर्फ हाथ से साला करके भी बता देंगे कि हाँ ये इस बच्चे की हैंड राइटिंग है। सेकेंड कह रहा है उसने उस व्यक्ति द्वारा लिखे गए दस्तावेज या स्वयं के लिए लिखे गए दस्तावेज के उत्तर में प्राप्त किए हैं, उसके उत्तर में कोई चीज प्राप्त किया हो। थर्ड कह रहा है जिसने कारोबार के मामूली अनुक्रम में, देखिए कारोबार के मामूली अनुक्रम में उसके द्वारा लिखे गए दस्तावेज प्राप्त किए हों, उसको दिए गए हों, तो ये भी क्या माना जाएगा, एज अ ओपिनियन माना जाएगा। अब देखिए किस तरह से हम सबूत का ढंग दे सकते हैं, मीन्स कि जो भी हमको सबूत देना होता है कोर्ट ऑफ लॉ में, वो किस किस प्रकार से हम दे सकते हैं। कह रहा है अधिनियम हस्तलेख के हस्ताक्षर को साबित करने हेतु निम्नलिखित ढंग, मीन्स कि निम्नलिखित मोड को क्या कर सकता है, अपना सकता है। अब कौन कौन से मोड हैं, इसी मोड को हमको एग्जामिनेशन में लिखेंगे तो हमारे लिए रेलिवेंट साबित होगा। फर्स्ट कह रहा है जिस व्यक्ति का हस्तलेख प्रश्नास्पद, मीन्स कि जो क्वेश्चन में आ जा रहा है, किसी का हस्तलेख जो होता है वो प्रश्नास्पद में आ जा रहा है, मीन्स कि क्वेश्चन में आ जा रहा है, मीन्स कि उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जा रहा है हो, वह स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर साक्ष्य दे सकता है कि दस्तावेज उसी के हाथ का लिखा हुआ है। मीन्स कि अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर उसका कोई भी डॉक्यूमेंट है किसी भी व्यक्ति का, वो क्वेश्चन में आ जा रहा है कि भाई आप सिद्ध करो, आप बताओ कि ये आपका लिखा हुआ है कि नहीं है, अगर वो कोर्ट ऑफ लॉ में आकर के उपस्थित होकर साक्ष्य दे सकता है कि दस्तावेज जो है उसके हाथ का लिखा हुआ है कि नहीं है। सेकंड कह रहा है किसी व्यक्ति द्वारा लिखा गया दस्तावेज, अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी डॉक्यूमेंट क्या किया गया है, रिटन किया गया है, उस व्यक्ति के साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है जिन्होंने प्रश्नास्पद, मीन्स कि क्वेश्चन में आ जा रहा है, दस्तावेज को लिखे जाते देखा हो। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा उसको वहां पे ऑब्जर्व भी किया गया हो कि हाँ ये डॉक्यूमेंट इन्हीं के द्वारा फ्रेम किया जा रहा है, तो वो भी क्या कर सकता है, वो भी वहां पे आकर के एज अ एक्सपर्ट अपने ओपिनियन को
फ्रेम कर सकता है। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, कह रहा है धारा 47 के अंतर्गत उस व्यक्ति की राय द्वारा जो उस व्यक्ति के हस्तलेख से परिचित हो, उसका हस्तलेख प्रश्नपद है, अगर मीन्स कि उसका जो हस्तलेख है यहाँ पे क्वेश्चन में आ जा रहा है, तो वो भी क्या कर सकता है, एज अ एविडेंस वहाँ पे कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर के वो अपना एविडेंस दे सकता है, अपना ओपिनियन फ्रेम कर सकता है। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, धारा 45 के अंतर्गत हस्तलेख विशेषज्ञ की राय हस्तलेख के बारे में ली जा सकती है। अब यहाँ पे स्पेसिफिक एक सेक्शन को मैंने यहाँ पे बता दिया, दो सेक्शन को मैंने यहाँ पे कोट किया है, सेक्शन नंबर 47 को और सेक्शन नंबर 45 को। तो आप लोगों ने देख लिया किस खूबसूरती से यहाँ पे आंसर को आप यहाँ पे करते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। ये जो मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए फ्रेम करके लाया हूँ, ये संक्षिप्त टिप्पणी है, और साथियों ये जो संक्षिप्त टिप्पणी होती है आपके एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स के लिए आती हैं, और जब 5 मार्क्स की आती हैं तो आपको 1 से लेकर के 1.5 पेजेस पे इस आंसर को, इतने आंसर को फ्रेम करने होते हैं। और जो एक समय एग्जामिनेशन का जो ट्रेंड है वो इसी टाइप के क्वेश्चन का ट्रेंड है। अब लॉन्ग क्वेश्चन आपसे 20 नंबर का एक क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, आप प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करिए 2016 का और 2018 का, आपको ऑब्जर्व हो जाएगा कि हाँ किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये 5-5 नंबर के जो क्वेश्चन है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो 5 नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है जिसको टिप्पणी कहा जाता है, वो टिप्पणी वाला क्वेश्चन है। ये परिस्थिति जन्य सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के बारे में बात करते हैं, जो परिस्थिति को देखते हुए बताया जा सकता है कि ये किस प्रकार का है। देखिए, ऐसे साक्ष्य जो सीधे विवादक तथ्य को नहीं साबित करते हैं, मीन्स कि किसी भी प्रकार का जो विवादक तथ्य है, जहाँ पे किसी भी टाइप का ऑफेंस कमिट किया गया है, उसको तथ्य को साबित नहीं करते, बल्कि परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, मीन्स की फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग द्वारा यहाँ पे प्रकट होता है कि विवादक तथ्य सही है, तो उसे परिस्थिति जन्य साक्ष्य कहते हैं। अगर किसी भी चीज को देख करके, अगर परिस्थिति को देख करके हम वहाँ पे किसी भी चीज का हम एविडेंस इकट्ठा करते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम परिस्थिति जन्य साक्ष्य कहते हैं। कर परिस्थिति जन्य साक्ष्य वह साक्ष्य होता है जो किसी विवादक तथ्य को दूसरे तथ्यों से साबित करता है, मीन्स कि डायरेक्ट उससे कोरिलेट करके वो साबित नहीं करता है, वो क्या करता है, वो किसी दूसरे चीज से उसका कोरिलेशन करता है, और कोरिलेशन करने के बाद ही उसको क्या करता है, एज अ प्रूफ करता है, जो स्वयं में विवादक तथ्य को निश्चायक रूप से साबित नहीं करता है, मीन्स कि जो कंक्लूसिवली उसको प्रूफ नहीं करता है। परंतु आगे देखिए, परंतु विवादक तथ्य के अस्तित्व के संबंध में अनुमान लगाया जा सकता है, उससे क्या किया जा सकता है, उसका अनुमान, उससे एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है। अगर इसको सिंपल लैंग्वेजेस में कहें और हमारे लैंग्वेजेस में कहें तो इसको कहा जा सकता है, अन्य शब्दों में किसी तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व का परिस्थितियों के आधार पर निष्कर्षण निकालना ही परिस्थिति जन्य साक्ष्य कहलाता है। अब देखिए, कह रहा है परिस्थिति जन्य साक्ष्य की महत्वता के बारे में उच्चतम न्यायालय का एक निर्णय है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है, निर्णय क्या कर रहा है, उमेद भाई बनाम स्टेट ऑफ गुजरात का मामला है। जब भाई वही लग जाता है तो हम मान के चलिए कि गुजरात का कहीं ना कहीं गुजरात से वो कोरिलेशन है। देखिए, कह रहा है इस वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव में, मात्र प्रत्यक्ष साक्ष्य के डायरेक्ट एविडेंस के अभाव में, अगर किसी भी प्रकार का कोई भी सर्कमस्टांशियल, कोई भी कंडीशनल, मीन्स की परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दंडित किया जा सकता है। शर्त यह है कि अभियोजन पक्ष जिन जिन परिस्थितियों को सामने लाए उनमें आपस में मेल हो और अभियुक्त को संदेह से परे दोषी साबित करने के लिए न्याय की निगाह में पूर्ण हो। अगर क्या है यहाँ पर देख लीजिए, साफ साफ कह रहा है कि उनमें क्या हो, संदेह से परे हो। अगर संदेह लगता है उसके ऊपर, अगर उसके ऊपर डाउटफुल ऑफ विच लगता है, तभी आप उसको क्या कर सकते हैं, परिस्थिति जन्य साक्ष्य के अकॉर्डिंग आप उसको पनिश कर सकते हैं, अन्यथा आप उसको पनिश नहीं कर सकते हैं। अब साथियों, जो नेक्स्ट टिप्पणी लेकर के आया हूँ ये भी आपके लिए 5 नंबर का ही है, और ये भी आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें जो हम बात करेंगे साथियों, ये हम बात करेंगे यहाँ पे लोक दस्तावेज के बारे में, मीन्स की जो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, इसी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। ये भी आपका 5 नंबर का ही बनता है। कह रहा है दस्तावेज 2 प्रकार के होते हैं, दस्तावेज जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक को लोक दस्तावेज और दूसरे को प्राइवेट दस्तावेज हम लोग कहते हैं। आप लोगों को ये पता हो गया कि एक लोक दस्तावेज होता है, एक प्राइवेट दस्तावेज होता है। अब इसको स्पेसिफिक देख लीजिए, धारा 74 के अनुसार वे दस्तावेज लोक दस्तावेज होते हैं। अब किसको हम लोग लोक दस्तावेज मानते हैं, देखिए, कह रहा है प्रभुता संपन्न प्राधिकारी, सेकंड को कह रहा है शासकीय निकाय और अधिकरण के, तीसरा कह रहा है भारत के किसी भाग के या कॉमनवेल्थ पॉलिसी देश के विधायी, न्यायिक तथा
कार्यपालक लोक ऑफिसरों के कार्यों के रूप में या कार्यों के अभिलेखों के रूप में अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो इसको हम लोग क्या मानते हैं, इसको हम लोग पब्लिक डॉक्यूमेंट के रूप में हम लोग इसको देखते हैं। आगे कह रहा है किसी प्राइवेट व्यक्ति और सरकार के बीच कोई करार किया जाए तो यह लोक दस्तावेज की श्रेणी में आएगा। किसके बीच में अगर करार किया जाएगा, अगर भारत सरकार के बीच में और किसी लोक प्राधिकारी के बीच में अगर किसी भी प्रकार का अगर वहाँ पे बातचीत किया जाएगा तो ये क्या माना जाएगा, इसको हम लोग दस्तावेज माने जाएंगे, इसको लोक दस्तावेज माना जाएगा व्यक्तिगत दस्तावेज की श्रेणी में। ठीक, अब देखिए लोक दस्तावेज की श्रेणी में, अब लोक दस्तावेज की श्रेणी में क्या क्या आ जाता है साथियों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोक दस्तावेज की श्रेणी की अगर हम बात करते हैं तो लोक दस्तावेज के, देखिए एक मिनट, हाँ, लोक दस्तावेज अनुश्रुत साक्ष्य, यहाँ पे कह रहा है लोक दस्तावेज अनुश्रुत साक्ष्य के नियम का अपवाद है। जो लोक दस्तावेज होता है वो अनुश्रुत साक्ष्य के नियम का अपवाद होता है और इसकी ग्राह्यता निम्नलिखित विशेषताओं पर आधारित होती है। पहला कह रहा है वह लोकहित से संबंधित होता है। कौन सा, जो लोक दस्तावेज होता है वो लोकहित से संबंधित होता है। दूसरा कह रहा है वो लोक सेवक द्वारा अपने कर्तव्य पालन के दौरान तैयार किया जाता है। थर्ड कह रहा है वो विशेष अभिरक्षा में रखा जाता है। जो पब्लिक रिकॉर्ड होता है उसको विशेष अभिरक्षा में रखा जाता है। इसकी प्रामाणिक प्रति मूल साक्ष्य के स्थान पर ग्रहण की जा सकती है। पांचवा कह रहा है ऐसे दस्तावेज निश्चायक सबूत होते हैं। ये जो दस्तावेज होते हैं तो ये क्या होते हैं, ये कंक्लूसिव प्रूफ के रूप में इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप्पणी की बात करते हैं साथियों, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्या है, ये हॉस्टाइल विटनेसेस की बात कर रहा है, मीन्स की पक्षद्रोही साक्षी के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 154 की उपधारा 1 के अनुसार न्यायालय उस व्यक्ति को जो साक्षी को बुलाता है उस साक्षी से कोई ऐसा प्रश्न करने की अपने विवेकानुसार अनुज्ञा दे सकेगा जो प्रतिपक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षा में किए जा, मीन्स की जो प्रति परीक्षा में किए जा सकते हैं। अब हॉस्टाइल विटनेस क्या किया जाता है, हॉस्टाइल विटनेस साथियों वो विटनेस होता है कि हम बुलाए हैं अपने तरह से लेकिन वो क्या हो गया, वो हॉस्टाइल हो गया। अब देखिए कर रहा है दंड विधि संशोधन अधिनियम 2006 के द्वारा अंत स्थापित उपधारा 2 के अनुसार इस धारा की कोई भी बात उपधारा 1 के अधीन इस प्रकार अनुज्ञात व्यक्ति को ऐसे साक्ष्य के किसी भाग पर निर्भर करने के हक से वंचित नहीं करेगा। ये बात बता दी गई है कब, ये 2006 का जो अमेंडमेंट एक्ट आया था। फिर हमारा जो नेक्स्ट अमेंडमेंट था दंड विधि संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा अंतः स्थापित उपधारा 2 के अनुसार इस धारा की कोई भी बात उपधारा 1 के अधीन इस प्रकार अनुज्ञात व्यक्ति को ऐसे साक्षी के साक्ष्य के किसी भाग पर निर्भर करने के हक से वंचित नहीं करेगा। अब देख लीजिए इससे रिलेटेड एक केस लॉ बन रहा है, उस केस लॉ का क्या नाम है, उच्चतम न्यायालय ने स्टेट ऑफ यूपी बनाम चेतराम के वाद में यह स्वीकार किया है कि पक्षद्रोही गवाह मीन्स की जो हॉस्टाइल विटनेस है उसे कहते हैं जो उस पक्षकार के हक के बात करता है जिससे उसे बुलाया गया, उसके हक के बातें करता है जिसने उसको बुलाया है, कहाँ पे, कोर्ट ऑफ लॉ में बुलाया है, या उसके खिलाफ बात करता है और न्यायालय उसकी प्रतिपरीक्षा की अनुमति साक्षी को बुलाने वाले पक्षकार को दे सकता है। तो ये रही सवाल आपका, जो भी क्वेश्चन इससे फ्रेम हो सकता था इंडियन एविडेंस एक्ट के पेपर नंबर 2 से, आपका जो लॉ का पेपर होता है इससे जो भी आंसर यहाँ पे फ्रेम हो सकता था उन सभी को आंसर मैंने अच्छे से फ्रेम करने का कोशिश किया। साथियों आपका कमेंट सेक्शन ओपन होता है, अगर आपको ये सेशन रेलिवेंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं आपके लिए कैसे रेलिवेंट है। अगर आपको और भी इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको और भी इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, मैं और भी आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँगा। मैं कंटिन्यूसली आप लोगों के लिए वर्क कर रहा हूँ। मैं अभी जीएस का पेपर ऑलरेडी मैंने अपने इसी प्रीवियस लेक्चर में क्या आया है, आप अगर उसको जीएस का नहीं देखा है तो आप जीएस को भी देख लें, और चैनल पे अगर हमारे नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों वीडियो को वॉच करने के लिए, थैंक यू।